हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो अरबों ने सीरिया में दमिश्क के शहर में अरब लीग का ऑफिस बनाया, जिसमें उन्होंने तय किया कि वो इसराइल का पूरी तरह से बायकॉट करेंगे। यहाँ तक कि उन लोगों का और उन कंपनीज का भी बायकॉट करेंगे जो इसराइल के साथ ताल्लुक रखती हैं। इस बायकॉट में पाकिस्तान अरबों के साथ था और खुलकर साथ था, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि अरब जो कर रहे हैं वो इस्लाम की वजह से कर रहे हैं, और इस्लाम की मोहब्बत में पाकिस्तान भी अरबों के साथ था। इवन इनडायरेक्टली इंडिया भी साथ था, पर छुपकर इनडायरेक्टली, और पाकिस्तान ओपनली अरबों का साथ दे रहा था। इसराइल को उसी तरह से अपना दुश्मन समझता था जैसे कि अरब। तो ये बायकॉट चलता रहा और इसमें सख्तियां आती गई, और फिर फाइनली वो दिन आया जब हमारे और आपके चहीते, इवन हर उस शख्स के चहीते जो अरब हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है, हम सब के चहीते शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ वाले सऊद सऊदी अरब के वजीर खारजा से सऊदी अरब के बादशाह बन गए। अब शाह फैसल कोई मामूली हस्ती नहीं थे। पहले तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स संभाला करते थे, लेकिन अब वो अरब की सबसे ताकतवर पर्सनैलिटी बन गए थे, यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बादशाह बन गए थे। और शाह फैसल ही वो शख्स थे जिनके हाथ में वो बटन था जिसे वो ऑन या ऑफ करके पूरे अमेरिका सहित सारे यूरोप की नींदें हराम कर सकते थे। और ये बटन था तेल को ऑन या ऑफ करने का बटन। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों साल 1964 यानी 1964 की। हालांकि दोस्तों हम बात कर चुके थे कि 1948 में अरब और इसराइल के बीच पीस ट्रीटी हो गई थी कि ना इधर से गोली चलेगी ना इधर से चलेगी। लेकिन 1968 यानी 1968 के आते आते हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि अरबों ने इसराइल पर एक बार फिर हमला कर दिया। अरबों ने इसराइल को हर तरफ से घेर लिया और जवाब में इसराइल ने भी काउंटर अटैक कर दिया। इसराइल ने जवाबी हमला किया और इस लड़ाई में इसराइल अरबों पर भारी पड़ने लगा। इसराइल ने अरबों को खूब मारा और अरबों का मिशन तो ये था कि इसराइल को ख़त्म कर देंगे। अरब इसराइल को ख़त्म क्या करते, उल्टा अपने ही बहुत से इलाके इसराइल के हाथों गंवा बैठे। इवन 1968 की लड़ाई ही वो लड़ाई है जिसमें इसराइल को जेरूसलम यानी बैतुल मुक़द्दस मिला। बैतुल मुक़द्दस जैसे ही इसराइल के हाथ में आया, इसराइल ने उसे अपना दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी बना दिया। और आप देखते हैं कि जेरूसलम या यरूशलेम जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस भी है, वो आज भी इसराइल की कैपिटल सिटी ही है। बहरहाल बाद में अरबों को पता चला कि अमेरिका उस वक्त अरबों का इत्तेहादी था, अरबों के साथ अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात थे जैसे आज हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका इस जंग में इसराइल की चुपके मदद कर रहा था। तो अरबों के पुराने जख्म ताज़ा हो गए जब पहले यूएनओ की जनरल असेंबली में अमेरिका ने अपना वादा खिलाफी की थी। अरबों के वो पुराने जख्म ताज़ा हो गए। तो अरबों ने फैसला किया कि एक बार फिर तैयारी करके इसराइल की पिटाई की जाए, इसराइल पे एक बार फिर हमला किया जाए। और 6 साल की तैयारी करके 6 साल तक लड़ाई की तैयारी की। और इस बार अरबों ने ये फैसला किया कि अगली लड़ाई में अगर अमेरिका ने इसराइल की मदद की तो अरब अमेरिका का तेल बंद कर देंगे, यानी तेल को हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो 6 साल की मेहनत और तैयारी के बाद 1963 में अरबों ने एक बार फिर इसराइल पर हमला कर दिया। इस बार अरबों ने जैसे ही इसराइल को मार लगानी शुरू की, अरबों का पलड़ा भारी हुआ तो हमारा प्यारा अमेरिका बहादुर लड़ाई में कूद पड़ा। अमेरिका ने एक खुफिया मिशन लॉन्च किया जिसके तहत अमेरिका ने इसराइल को भर भर के जहाज़ों में हथियार और पैसा पहुंचाना शुरू किया। अब इसराइल के पास जैसे ही नई टेक्नोलॉजी का हथियार आया तो उसने अरबों को मार लगानी शुरू कर दी। अरबों का पलड़ा हल्का हो गया। तो एक तो अरब पहले ही अपनी ज़मीन इसराइल के हाथों गंवा चुके थे, पिछली जंग में वो उससे हार चुके थे, और इस जंग में भी हार रहे थे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से। तो अरबों की ईगो पर चोट लगी, और इससे बड़ी चोट उनकी ईगो पर इससे पहले कभी नहीं लगी थी। तो अरबों ने वही किया जिसका उन्होंने फैसला किया था, यानी कि अमेरिका सहित अरबों ने उन सभी मुल्कों का तेल बंद कर दिया जो इसराइल का साथ दे रहे थे। इन मुल्कों में ब्रिटेन और अमेरिका तो आए ही, साथ में जापान और हॉलैंड जैसे मुल्क भी चपेट में आ गए, क्योंकि वो इसराइल की मदद सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि अमेरिका से उनके अच्छे ताल्लुकात बने रहे।
तो जैसे ही अरबों ने अमेरिका का तेल बंद किया, तो यूं कहिए कि उनका तेल बंद होते ही उनका तेल निकल गया। अमेरिकन स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गई, अमेरिका की इकोनॉमी तितर बितर हो गई, गाड़ियां बनाने वाली कंपनी की सेल में भारी गिरावट आई, अमेरिका में जो इन्वेस्टर्स थे उनके पसीने छूट गए, तंगी और मंदी और गरीबी का माहौल अमेरिका में आ गया। इस चक्कर में अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री पर भारी दबाव पड़ने लगा कि वो अरबों से बात करके किसी तरह से तेल जारी करवाएं, क्योंकि इस चपेट में जापान और हॉलैंड भी आ गए थे। तो इन मुल्कों ने भी अमेरिका पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि तुम्हारी वजह से हम इसराइल की हिमायत करते थे और तुम्हारी वजह से हम इस अजाब में मुब्तला हो गए और अब हमें इस अजाब से तुम ही बाहर निकलवाओगे। खैर, अमेरिका ने जद्दोजहद करके अरबों से बातचीत करके 5 महीने में ही तेल की इस बंदी को खुलवा लिया और कुछ शर्तें तय हो गई जो इस तरह से थी कि इसराइल ने अरबों के जो इलाके 67 की जंग में हथियार लिए थे, इसराइल उनको अरबों को वापस कर देगा। तो 1973 की जो ये जंग थी, इसमें अरब जीत तो नहीं सके, लेकिन ये ख़त्म इस तरह से हुई कि जो अरबों ने शर्तें रखी थी उनको बहुत सारी शर्तों को अरबों की मान लिया गया और इसी वजह से अरब इस जंग को कभी कभी अपनी विक्ट्री भी डिक्लेयर कर दिया करते हैं, क्योंकि इसराइल ने उनके इलाके वापस करने की हामी भी भर ली थी, बस हामी। और जाहिर है अरबों को जो ये इलाके अब वापस मिले थे, इसमें शाह फैसल का बहुत बड़ा हाथ था। शाह फैसल ही क्योंकि इस कैंपेन को लीड कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको समझ आया होगा कि अरबों की और इसराइल की दुश्मनी कितनी ज़्यादा थी कि कल तक ये अरब, अभी 70 साल पहले तक अरब इसराइल के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक जा सकते थे, अलाइंस बनाते थे, हमले करते थे। बड़ी सुपर पावर नेशंस का, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों का तेल बंद करते हुए सोचते भी नहीं थे, अपनी इकोनॉमी की भी परवाह नहीं करते थे, अपने माल दौलत के चले जाने का भी परवाह नहीं करते थे, जान ले लेते थे, दे देते थे। तो आज ऐसा क्या हो गया कि सारे अरब लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, चलो चलो इसराइल चलो। लेकिन यहूदी यानी इसराइल से दोस्ती और अरब करें, ना ना ना, ये नहीं हो सकता। तो अब ऐसा क्या हो गया कि सारे अरब अब लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, चलो चलो इसराइल चलो। तो दोस्तों, आज अगर देखा जाए तो शाह फैसल को जान से गए तकरीबन 40 साल हो चुके हैं। आज का सऊदी अरब शाह फैसल के ज़माने के सऊदी अरब से 180 डिग्री पर चेंज हो चुका है। वली अहद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के असल में रूलर हैं, उनके सामने आज नए चैलेंजेस हैं। जैसे शाह फैसल ने 1973 में तेल बंद करके अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, तो आज ये धमकी कि तेल बंद कर देंगे अरबों के किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि आज की डेट में अमेरिका सऊदी अरब से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ये बातें फोर्ब्स मैगजीन में छप चुकी हैं कि 2019 में सऊदी अरब की एक दिन की ऑयल प्रोडक्शन 10 मिलियन बैरल्स के बराबर थी, जबकि अमेरिका की एक दिन की ऑयल प्रोडक्शन 12 मिलियन बैरल्स के बराबर थी। यानी इतना ज़्यादा फर्क है कि अमेरिका एक दिन में सऊदी अरब से 20 लाख बैरल्स तेल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। और दोस्तों, आप इसी के साथ देखते हैं कि आज के दौर में मिडिल ईस्ट में तेल की गिरती हुई कीमतें और दूसरी तरफ टेस्ला मोटर्स जैसी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, जिसकी वजह से तेल की कीमतें गिरती जा रही हैं। और सऊदी अरब की इकोनॉमी, जो कि 90% तेल पर डिपेंड करती है, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो सऊदी अरब को अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे और एक नई इकोनॉमी की तलाश करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है दूसरा फैक्टर जो अरबों को इसराइल के करीब आने पर मजबूर करता है। तो अब अरबों को और ख़ास तौर से सऊदी अरब को एक ऐसी इकोनॉमी की तलाश है जो उन्हें तेल के बराबर या उससे ज़्यादा पैसा कमा कर दे। और जाहिर सी बात है, नई इकोनॉमी जनरेट करने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक प्लान चाहिए जिस पर के इन्वेस्टमेंट की जाए। तो मोहम्मद बिन सलमान MBS ने इस प्लान को, इस प्रोजेक्ट को विजन 2030 सऊदी अरेबिया के नाम से लॉन्च किया है, जिसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है www.vision2030.gov.sa। इस पर जाकर आप इसकी सारी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमें और आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी वेबसाइट मैंने चेक की तो अरेबिक में उसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो कि हमको नहीं आती। तो बहरहाल, तो अब इन्होंने ये प्लान लॉन्च कर दिया है और इस प्रोजेक्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो शाह फैसल के ज़माने के लोग, यहाँ तक कि खुद शाह फैसल सोच भी नहीं सकते थे। इनमें बार्स हैं, कैसीनोज हैं, बीच पार्टी हैं, जैसे UAE और दुबई के बीचेस पे होता है। इवन हमारे गोवा के बीच पे भी फॉरेनर्स आकर बीच पार्टी करते हैं।
तो अब अरब्स चाहते हैं कि सऊदी अरब को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए जहां पर टूरिस्ट और पार्टी के शौकीन लोग अपने आकर पैसे उड़ाएं, जैसा लोग यूएई में जाकर करते हैं या फिर अरब यूरोप जाकर करते हैं। तो अब अरब अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। इसके लिए अरबों के पास अपनी तो इन्वेस्टमेंट है ही, क्योंकि सऊदी अरब एक मालदार मुल्क है, तो अरबों के पास अपनी इन्वेस्टमेंट तो है ही, लेकिन इसके लिए उन्हें बाहर से भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे मालदार कौम कौन सी है? यहूदी। तो अब आपको समझ आया होगा कि अरबों को क्यों लगता है कि उन्हें इसराइल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या कम से कम उसके करीब तो चले ही जाना चाहिए। दोस्तों दुनिया में जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह की ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम ये होता है कि इनमें जो भी मेंबर्स मुल्क होते हैं वो आपस में कारोबार करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो अब अरबों को अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए और बाहर की दुनिया में दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना है, तो इसका सीधा सबसे आसान रास्ता ये है कि अरब इन ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बने, और इसराइल भी इन ऑर्गेनाइजेशंस का जाहिर सी बात है हिस्सा है। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस का एक कानून है कि इनके जो भी मेंबर मुल्क होते हैं वो एक दूसरे का आपस में बायकॉट नहीं कर सकते। तो अब अरबों को अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर रहना है तो वो कैसे इसराइल का बायकॉट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इकोनॉमी भी तो मजबूत करनी है। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा फैक्टर। तो दो बातें आपने जानी, पहली तो ऑयल अब हथियार नहीं रहा, दूसरी इन्वेस्टमेंट। एक तीसरी वजह भी है दोस्तों जो सऊदी अरब को ये महसूस कराती है कि उन्हें इसराइल के करीब चले जाना चाहिए, और वो है ईरान। जिस वक्त इसराइल बन रहा था तब अरबों को लगता था कि इसराइल ही उनका पहला और आखिरी दुश्मन है, क्योंकि उस वक्त उनकी ईरान से ऐसी दुश्मनी नहीं थी जैसी कि आज है। पर आज अरबों को लगता है कि अरबों की ऑयल बेस्ड इकोनॉमी के लिए ईरान एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा यमन और लेबनान के अंदर जो सऊदी अरब के बागी और दुश्मन रहते हैं, ईरान उनको भी फौजी तौर पर सपोर्ट करता है। इसके अलावा ईरान का सबसे बड़ा दूसरा दुश्मन इसराइल है, जिसे ईरान सरकारी तौर पर ख़त्म करने के नारे लगाता है। और दोस्तों आप तो जानते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये एक वजह है जो सऊदी अरब को इसराइल के करीब ले आती है। अरबों को इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, प्लान चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, फौजी तौर पर मदद चाहिए, हथियार चाहिए, ईरान के खिलाफ सपोर्ट चाहिए। इन सारे कामों के लिए इसराइल से अच्छा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। अभी आप अपने यूएई को देखें, उसने कुछ वक्त पहले ही इसराइल से ताल्लुकात अच्छे किए तो उसे 5th जनरेशन के ज़बरदस्त फाइटर जेट्स F-35 मिलने का ऐलान हो गया। तो अब दोस्तों इन सारे हालात और नज़रियात को देखकर मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल अरबों ने इसराइल को एक्सेप्ट करना ही है। ये एक कड़वी हकीकत है, और ये भी जहन में रखें, अरब इसराइल के खिलाफ फ्यूचर में कोई भी जंग नहीं करेंगे। हाँ, ईरान के खिलाफ अरब अलायंस ज़रूर बनाएंगे, जो कि वो बनाते रहते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब इसराइल और अरब एक साथ होकर ईरान से जंग करेंगे तब पाकिस्तान का क्या रोल होगा, क्योंकि जब अरब इसराइल से लड़ाई करते थे तो पाकिस्तान अरबों के साथ होता था, क्योंकि इसराइल तो यहूदी मुल्क था। लेकिन अब सऊदी अरब और ईरान दोनों मुसलमान रियासतें हैं, तो पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा? दूसरी बात, पहले ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद जब ईरान एक डेमोक्रेटिक नेशन बना तो उसके बाद ईरान के साथ सऊदी अरब की इतनी गहरी दुश्मनी क्यों हुई? मुझे लगता है एक शिया और सुन्नी दो फिरकों के अलग अलग होने की वजह से इतनी बड़ी दुश्मनी दो मुल्कों के बीच में नहीं हो सकती। आपकी इन सारे सवालों के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसराइल के बनने से लेकर आज तक की अरबों के साथ इसराइल के क्या क्या मामलात हुए, हालात कब बिगड़े, रिलेशंस कब सुधरे, ये सारी बातें हमने इन दो वीडियोस में कवर की। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।